हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। सो आज की इस वीडियो में हम रिएक्ट के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, सो ये क्रैश कोर्स रहेगा आप रिएक्ट का, जिसमें आप स्क्रीन में देख रहे होंगे वो सारे कंटेंट हम इसमें कवर करेंगे। ओके, कोर्स कंटेंट हमारा रहेगा रिएक्ट का बेसिक एंड कंपोनेंट्स, वेयर हम इंट्रोडक्शन ऑफ रिएक्ट एंड इस इकोसिस्टम के बारे में देखेंगे, सेटिंग अप रिएक्ट प्रोजेक्ट विथ बीट के साथ, JSX कंपोनेंट्स एंड प्रॉप्स, स्टेट मैनेजमेंट विथ यूज स्टेट एंड यूज इफेक्ट। उसके बाद हैंसन एक प्रोजेक्ट बनाएंगे जहां पर हम काउंटर ऐप बनाने जा रहे हैं। ओके, एंड पार्ट 2 में एडवांस फीचर्स एंड प्रोजेक्ट, वेयर हम पढ़ेंगे रिएक्ट राउटर फॉर नेविगेशन, कॉन्टेक्स्ट API फॉर ग्लोबल स्टेट एंड कस्टम हुक एंड बेसिक ऑप्टिमाइजेशन। उसके बाद हैंसन बिल्ड और टास्क मैनेजमेंट ऐप विथ राउटिंग एंड स्टेट। ठीक है, प्री रिक्वेस्टेड, इससे पहले आपको क्या क्या आना चाहिए, जावास्क्रिप्ट आना चाहिए। ठीक है, उसमें ES6 का सम फीचर्स है वो आना चाहिए आपको। इसके बाद बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ HTML एंड CSS। आई फ्रेंड्स, आप समझ गए होंगे इस वीडियो में हम क्या क्या करने वाले हैं। तो डायरेक्ट चलते हैं अपने VS कोड में एंड वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, आपके सिस्टम में क्या क्या होना चाहिए रिएक्ट को स्टार्ट करने से पहले। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल एक कोड एडिटर जहाँ पर हम VS कोड यूज करेंगे। सेकेंड, आपके सिस्टम में Node.js इंस्टॉल होना चाहिए। ओके, आई शो यू इन ब्राउजर VS कोड। ठीक है, ये कोड एडिटर बहुत सिंपल, इसको डाउनलोड करना और इंस्टॉल करना। ठीक है, एंड यूज़ करना भी जस्ट आप कर लीजिए। उसके बाद Node.js। ठीक है, Node.js क्या है, जावास्क्रिप्ट रन टाइम इन्वायरमेंट है जहाँ पर आपको हेल्प करता है जावास्क्रिप्ट रन करने अपने सिस्टम में। ओके, इसको भी इंस्टॉल कर लीजिए, काफ़ी सिंपल है, इंस्टॉल हो जाएगा। ओके देन लेट्स गो इन आवर VS कोड एंड लेट स्टार्ट दी रिएक्ट। सो हम अपने VS कोड में आ चुके हैं, जैसे आप लोग स्क्रीन में देख रहे होंगे। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल इंस्टॉल करते हैं रिएक्ट ऐप को। तो उसके लिए जस्ट ओपन कीजिए टर्मिनल। ठीक है, टर्मिनल को ओपन करने के लिए शॉर्टकट का मैंने प्रेस किया है Ctrl+बैक टिक। ठीक है, 1 के बगल में जो रहता है वो। ओके देन सबसे पहले यहाँ पर जूम आउट करते, काफ़ी जूम हो चुका है, Ctrl- करते। उसके बाद यहाँ पर कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करता हूँ। ओके, सो देन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर कमांड टाइप करना पड़ेगा npm create bit @latest। ओके, क्या हो गया, @latest। ठीक है, उसका सम कमांड हमें फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, क्या आप आगे बढ़ना चाहेंगे? यस। उसके बाद प्रोजेक्ट का नाम हमें देना है। तो फर्स्ट रिएक्ट, एंड प्रोजेक्ट का नाम देने वक्त स्पेस मत दीजिएगा, अंडरस्कोर यूज कर लीजिए। प्रोजेक्ट फर्स्ट ऐप इंटर। ठीक है, अभी यहाँ पर काफ़ी सारा फ्रेमवर्क है जिसको आप यूज कर सकते हैं बिट के साथ। सो हमें रिएक्ट यूज करना है, देन इंटर। ठीक है, उसके बाद सिलेक्ट ऑफ वेरिएंट, टाइपस्क्रिप्ट के साथ जाना चाहेंगे कि जावास्क्रिप्ट के साथ। अभी हम जस्ट स्टार्ट कर रहे फॉर बिगनर, तो हम जावास्क्रिप्ट सीख के यहाँ पर आए हैं, तो जावास्क्रिप्ट के साथ। ठीक है, सो यहाँ पर आप जावास्क्रिप्ट प्लस SWC को सिलेक्ट कीजिएगा। उसके बाद इंटर, देन नाउ यू कैन सी आवर ऐप इज रेडी। ठीक है, उसके बाद कह रहा है इस सबको आपको रन करना पड़ेगा। CD फर्स्ट ऐप, Ctrl+V, इंटर, देन npm इंस्टॉल, देन npm रन देयर। ठीक है, npm इंस्टॉल। ओके, देन उसके बाद ऐप को स्टार्ट करना है। ठीक है, सो स्टार्ट करने के लिए npm run dev टाइप करेंगे। उसके बाद कॉन्ग्रेचुलेसन, योर फर्स्ट ऐप इज रेडी, योर फर्स्ट रिएक्ट ऐप इज रेडी। उसके बाद इसको जस्ट राइट कंट्रोल प्रेस करके मैं क्लिक करूंगा, देन ये हमारा ब्राउजर में ओपन हो जाएगा। सो हमारा फर्स्ट रिएक्ट ऐप बन चुका है। देन ये डिफ़ॉल्ट लेआउट मीन्स डिफ़ॉल्ट डिज़ाइन जो रिएक्ट का ऐप बनाते वक्त देता है वो है। उसके बाद आप यहाँ देखेंगे काउंटर, फर्स्ट एप्लीकेशन ये बन चुका है हमारा काउंटर ऐप। ठीक है, बट इसमें हम काफ़ी सारी चीज़ देखने वाले हैं, तो हमने फर्स्ट रिएक्ट ऐप को बनाना सीख लिया है। ओके, सो नाउ हम रिएक्ट को यूज़ क्यों करें? जो हम रिएक्ट से बनाते हैं वो हम जावास्क्रिप्ट से भी बना सकते हैं। ठीक है, सो रिएक्ट को यहाँ पर यूज़ करते हैं कॉम्प्लेक्स फ्रंट-एंड डिज़ाइन बनाने के लिए। ठीक है, कॉम्प्लेक्स फ्रंट-एंड एप्लीकेशन बनाने के लिए। सिंपल फ्रंट-एंड एप्लीकेशन है तो उससे हम वहाँ पर हम HTML CSS और जावास्क्रिप्ट से बना सकते हैं, बट जब कॉम्प्लेक्स आता है तो वहाँ यहाँ पर हमें काफ़ी सारा चीज़ें ईजी कर देता है। सो चलते VS कोड में अगेन यहाँ से। अब ये सब है क्या, काफ़ी सारा चीज़ आ चुका है। अभी हम जस्ट HTML CSS जावास्क्रिप्ट सीख कर आए थे, वहाँ पर ये सब फोल्डर नहीं था। सो लेट्स गो इनके बारे में जानते हैं। ओके, देन आपका टर्मिनल का काम हो चुका है, जस्ट आप इसको बंद कर दीजिए। अब यहाँ पर देख लेंगे हमने फोल्डर जस्ट क्रिएट किया है, सिंपल फोल्डर, उसके अंदर काफ़ी सारा फोल्डर एंड फाइल है। तो स्टार्टिंग से करते हैं नोड मॉड्यूल। इसमें क्या है,
इसको ओपन करते आप देखेंगे काफ़ी सारा फोल्डर है। इन सब फोल्डर के बारे में जानने की आपकी कोई ज़रूरत नहीं, जस्ट ये जो फोल्डर है ये सब रिएक्ट ऐप को चलाने के लिए काम आता है। ओके, जैसे आप बीट के साथ यूज़ करें beat.js है एंड काफ़ी सारा चीज़ है, सारा चीज़ रिएक्ट ऐप को चलाने के लिए काम आता है। सो हमें इन सब के बारे में जानने की जरूरत नहीं है, जस्ट हमें पता होना चाहिए एक नोड मॉड्यूल होना चाहिए हमारे प्रोजेक्ट में जिसके हेल्प से हमारा रिएक्ट ऐप चले। एंड हम नए नए पैकेजेस जब यूज़ करेंगे, नए नए चीज़ हम इंस्टॉल करेंगे तो वो इसके अंदर ही आकर स्टोर होगा और उसके हेल्प से हम यूज़ कर पाएंगे। ओके, जो हम आगे आने वाला वीडियो में देखेंगे। उसके बाद आपको पब्लिक फोल्डर मिलेगा जिसमें आपको beat.svg है, इसमें हम वो फाइल रखते हैं, वो एसेट रखते हैं जिसको हम इजिली एक्सेस कर पाए। उसके बाद SRC है, आप मान लीजिए जितना भी हम कोडिंग करने वाले हैं, जितना भी HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, रिएक्ट, जितना भी चीज़ करने वाले हैं सब इसी के अंदर। ओके, उसके बाद इग्नोर है, गिट इग्नोर, ये फाइल के बारे में आपको पता होगा इफ आपने गिट चलाया होगा तो, गिट एंड गिटहब चलाया होगा तो। ठीक है, सिंपली क्या करता है इसमें जो चीज़ है वो जब हम गिटहब पे पुश करेंगे तो ये सारा चीज़ गिटहब में पुश नहीं होगा, इसको इग्नोर करेगा। गिट इग्नोर, गिट पे जाने से इग्नोर करता है। उसके बाद eslint.config.js है, इसमें का कॉन्फ़िगरेशन किया है। और जब भी हम कोडिंग लिखेंगे वहाँ पर छोटा मोटा मिस्टेक हो गया, सिंटेक्स एरर और कुछ भी एरर, ये हमें हेल्प करता है वहाँ पर डिफाइन करने के लिए। उसके बाद index.html एक HTML पार्ट है। ओके, आप यहाँ पर देखेंगे सिंपली हमारा HTML का स्ट्रक्चर है, वहाँ पर एक सिंपल डिप टैग है और एक स्क्रिप्ट टैग है। तो डिप टैग बनाया है सिंपल, जितने भी हमारे UI होंगे, जितने भी फ्रंट एंड पार्ट होंगे, जितने भी HTML पार्ट होंगे इसके अंदर इंजेक्ट कर रहा है। कैसे? इसके हेल्प से। अब यहाँ देखेंगे यहाँ पर कौन सा फाइल कनेक्ट किया हुआ है, SRC के अंदर main.jsx। तो लेट्स गो SRC के अंदर main.jsx। ठीक है, अब यहाँ पर इतना सारा चीज़ किया हुआ है। अब यहाँ पर देखेंगे if आपको जावास्क्रिप्ट आता होगा, document.getElementById और रूट को सिलेक्ट किया हुआ है। ठीक है, आपने जस्ट HTML में देखा था एक डिप बनाया हुआ था जिसका ID रूट है। ठीक है, इस रूट को यहाँ पर सिलेक्ट किया हुआ है इसके अंदर। ठीक है, उसके बाद ये डॉट रेंडर रिएक्ट का कुछ फीचर है, उसके अंदर हम ये ऐप डिस्प्ले करा रहे हैं। और ये ऐप आ कहाँ रहा है, आप ऊपर देख सकते हैं इंपोर्ट ऐप फ्रॉम app.jsx। ठीक है, आप यहाँ पर ढूंढेंगे तो app.jsx भी मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपका ये रहा कोड जो अभी ब्राउजर में डिस्प्ले हो रहा है। ओके, यहाँ पर सारा कोड है। टू वी जस्ट कम हियर एंड मिनिमाइज करते हैं सबको एंड यहाँ से कहते हैं टाटा बाय बाय। ठीक है, सारा चीज़ हट गया है। उसके बाद एक सिंपल सा H1 रखते एंड रखते हैं वेलकम टू आवर रिएक्ट कोर्स फॉर बिगिनर। ठीक है, तो नाउ आप देखेंगे आपने यहाँ पर कुछ चेंजेस भी कर लिया है। ओके, तो वापस से चलते। सो आई होप आपको पता चल गया होगा। उसके बाद आप कहेंगे ये सब है क्या, ये सब क्या है। ठीक है, तो अभी हमें ये सब को यूज़ नहीं करना है, तो आप इन सब को जस्ट रिमूव कर दीजिए। ओके, अब यहाँ पर क्या है, एक सिंपल सा फंक्शन है एंड उसको एक्सपोर्ट डिफॉल्ट कर दिया है। सो नाउ यहाँ पर आपको एक एक्सटेंशन डाउनलोड करना पड़ेगा जिसके हेल्प से आपको रिएक्ट सीखने में बहुत ही आसानी हो जाएगा। सो वो कौन सा एक्सटेंशन है, तो एक्सटेंशन वाला पार्ट में चलते हैं। यहाँ पर जस्ट आपको टाइप करना ES7। ओके, एंड एक्सटेंशन की लाइन लग जाएगी। उसके बाद जो सबसे ज़्यादा डाउनलोड हुआ होगा यहाँ पर आप देखेंगे उसको जस्ट यूज़ करेंगे। ये 2.7 है, सबसे ज़्यादा 15 मिलियन है, इसको हम यूज़ करेंगे। सो इंस्टॉल यहाँ पर क्लिक कर दीजिए और ये इंस्टॉल होना शुरू कर जाएगा। ट्रस्ट पब्लिशर एंड इंस्टॉल। ओके, तो नाउ ये इंस्टॉल हो चुका है। अब इससे क्या होगा, अब इससे आप देखेंगे। ठीक है, अगर हमें इतना सारा लिखना पड़ता है तो कैसे लिखेंगे, सबसे पहले एक फंक्शन बनाते, नाम रखते, ठीक है, कैपिटल रखते, कैमल केस, ऐसे करते, देन इस टाइप से करते। उसका रिटर्न लिखना पड़ता, उसका इससे देन हम यहाँ पर HTML पार्ट स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, देन उसके बाद नीचे आके हमें देना पड़ता एक्सपोर्ट डिफॉल्ट एंड जो हमने यहाँ पर नाम दिया है वो। ठीक है, बट ये एक्सटेंशन डाउनलोड करने के बाद आप क्या कर सकते हैं, इसको हटाता हूँ, सिंपली RAFCE कर इंटर कर सकते हैं। ठीक है, ये एरो फंक्शन का टाइप है और ये ऑटो कंप्लीट हो जाता है। सो मेनली हम यहाँ पर एरो फंक्शन देखेंगे। ठीक है, कभी कभी हम नॉर्मल फंक्शन भी देखेंगे बट मेनली यहाँ पर एरो फंक्शन ही आप देखेंगे। ओके, सो आई होप आपको पता होगा नॉर्मल फंक्शन एंड एरो फंक्शन में क्या डिफरेंस है। नहीं, आप चाहते एरो फंक्शन नहीं यूज करना, हम नॉर्मल फंक्शन के अनुसार चलेंगे। तो RAFCE। ओके, यहाँ पर है। ठीक है,
अब देखें ये तो आपको नया सिंटेक्स लग गया, ठीक है। कैसे हम यहीं पर एक्सपोर्ट डिफॉल्ट लगा सकते हैं। तो यहाँ पर नॉर्मल फंक्शन क्या है, आप डायरेक्ट ही एक्सपोर्ट कर सकते हैं, या आप डायरेक्ट कर सकते हैं या नीचे लाकर कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। सो नॉर्मल फंक्शन का यही बेनिफिट यहाँ पर रह जाएगा कि आपको एक्स्ट्रा कुछ नहीं लिखना पड़ेगा, आप यहीं से इसको एक्सपोर्ट कर सकते हो। बट जब एरो फंक्शन रहेगा उसको हम इस टाइप से नहीं कर सकते, उसको नीचे आकर ही एक्सपोर्ट डिफॉल्ट करना पड़ेगा। ओके फ्रेंड्स, आई होप आप समझ गए होंगे। सो आगे बढ़ते एंड हम एरो फंक्शन के साथ ही चलते RAFC। ओके एंड अभी इसका कोई काम नहीं है, तो आप देखेंगे ब्राउजर पे ऐप ही डिस्प्ले हो रहा होगा। ओके काफी छोटा दिख रहा है क्योंकि हमने टिप टैग के अंदर रखा है, कोई बात नहीं, इसको H1 टैग के अंदर रख देते हैं। ओके सो नाउ वापस से फोल्डर स्ट्रक्चर में चलते। ओके आप समझ गए होंगे। उसके बाद एक्स्ट्रा पैकेज मीन्स एक्स्ट्रा फाइल, जैसे ये पैकेज लॉग डॉट जेसन है, उसके बाद पैकेज डॉट जेसन है, ठीक है। ये दोनों का काम क्या है, ये सिंपली जो पैकेज के अंदर होता है उसको लॉक कर देता है। ओके एंड इसके अंदर क्या क्या, इसके अंदर वो चीज़ है जो यहाँ पर यूज हो रहा है, मीन्स आप जितने भी फाइल इसके अंदर फोल्डर है जो भी यहाँ पर, वो यहाँ पर डिस्क्राइब हुआ है, ठीक है। तो इसके हेल्प से रिएक्ट चल रहा है। तो आपको यहाँ पर दो चीज़ देखने को मिलेगा, एक डिपेंडेंसी और एक टेप डिपेंडेंसी। तो सिंपली डिपेंडेंसी मीन्स जब भी हम प्रोडक्शन में जाएंगे वहाँ पर जो पैकेजेज चलेंगे वो इसके अंदर का पार्ट, एंड टेप डिपेंडेंसी मीन्स जब भी हम अपने सिस्टम में चला रहे हैं, ठीक है, ये भी ऑनलाइन नहीं किया, ओनली सिस्टम में चल रहा है, दूसरा कोई नहीं देख सकता है, वो चीज़ यहाँ पर है, ठीक है। सिस्टम में चलाने के लिए जो भी यूज होगा वो इसके अंदर है, जो प्रोडक्शन में चलाने के लिए यूज होगा वो डिपेंडेंसी के अंदर है। ओके देन स्क्रिप्ट के अंदर क्या है, जब भी हमारा ये प्रोजेक्ट रन करने के लिए हम टाइप क्या कर रहे थे, npm run dev, और ये बीट को रन कर दे रहा था, ठीक है। आफ्टर कंप्लीट इसको बिल्ड करना चाहे npm run बिल्ड कर सकते हैं, ठीक है। अब इसमें आफ्टर चेक करना चाहे कोई मोर इरर हमने तो नहीं रखा है, तो npm run लिनिट कर सकते हैं, npm run प्रीव्यू कर सकते हैं, ठीक है। इन सबको एक बार ट्राई करिए। उसका ऊपर नेम है, फाइल का नेम प्राइवेट रहेगा, यस, वर्जन डिफाइन किया हुआ है एंड टाइप डिफाइन किया हुआ है। ओके आई फ्रेंड्स, आप समझ गए पैकेज डॉट जेसन क्या है, वो पैकेज जो हमारे रिएक्ट को चलाने में हेल्प करता है और वो जो हम आगे अपने एप्लीकेशन में यूज़ करने वाले हैं। उसके बाद रीडमी फाइल है, उसके बाद बीट कॉन्फ़िगरेशन है, हम बीट के हेल्प से चला रहे हैं तो बीट कॉन्फ़िगरेशन रहेगा यहाँ पर। ओके देन आई फ्रेंड्स, आप समझ गए होंगे हमारा बेसिक फोल्डर स्ट्रक्चर एंड सिंपल हमने कुछ यहाँ पर मॉडिफाई भी किया है। तो आगे बढ़े, सो नाउ स्टार्ट करते हैं। तो अब हम यहाँ पर सीखेंगे क्या, JSX कंपोनेंट्स एंड प्रॉप्स के बारे में, ठीक है। ये सब है क्या, ये रिएक्ट के अंदर काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल JSX जो आप यहाँ पर देख रहे होंगे हमारा एक्सटेंशन है फाइल का .jsx, इसका फुल फॉर्म होता है जावास्क्रिप्ट XML। इसके हेल्प से हम जावास्क्रिप्ट में HTML लिख सकते हैं। ओके जैसे आप यहाँ पर देख रहे होंगे डायरेक्ट हम HTML लिख पा रहे हैं और ये डायरेक्ट यहाँ पर डिस्प्ले करा रहे। आ जाओ ये यहाँ पर, ठीक है, इसी को कहते हैं JSX। ओके एंड आपको ये CSS दिख रहा है, मुझे CSS यूज नहीं करना है, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। index.css एक यहाँ पर index.css रहना चाहिए, जो ग्लोबल CSS कहते हैं इसको। ओके उसके बाद app.jsx देख रहे हैं। आई होप फ्रेंड्स आप JSX के बारे में समझ गए होंगे। ये सिंपली जो हमारा जावास्क्रिप्ट में HTML को अलाउ करता है लिखना, उसी को कहते हैं JSX। ओके सो नाउ आप कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। कंपोनेंट्स है क्या, कंपोनेंट्स सिंपली हमारा जो कोड बेस रहेगा, ठीक है, उसको जस्ट पार्ट में डिवाइड करके हम उसको यूज कर पाएंगे, ठीक है, उसी को कंपोनेंट्स कहते हैं। इसको यूज करने आपको मैं दिखाता हूँ, ठीक है। मैं SRC के अंदर एक कंपोनेंट फोल्डर बनाता हूँ, कंपोनेंट्स। ओके अब इसके अंदर एक फाइल बनाता हूँ, फाइल रहेगा header.tsx। सॉरी हम JSX यूज कर रहे हैं, JSX। ओके अब इसके अंदर RAFCE इंटू। सो नाउ मैं यहाँ पर जस्ट कंटेंट चेंज करता हूँ, H1 दिस इज हेडर, ठीक है। उसके बाद मैं एक और फाइल बनाता हूँ बॉडी सेक्शन डॉट JSX RAFCE, उसके अंदर H1 सेक्शन, ठीक है,
उसके अंदर एक और फाइल बनाते हैं कंपोनेंट के अंदर, वो रहेगा हमारा फुटर डॉट JSX RAFCE इंटर एंड फुटर के अंदर H1 दिस इज फुटर। ओके, सो नाउ अभी हमारा 3 फाइल हो चुका है। तो तीनों फाइल में मैंने छोटा छोटा कोड लिखा है, ठीक है। हेडर जो टॉप में रहेगा, फुटर जो नीचे रहेगा एंड सेक्शन जो बीच में रहेगा, ठीक है। अब इसको हम अपने app.jsx में यूज़ करेंगे। कैसे, जस्ट मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर आप एक चीज़ जान लीजिए, जब भी हम रिटर्न करेंगे तो कोई एक एलिमेंट ही रिटर्न कर सकते हैं। जैसे अब चाहिए H1 है, ठीक है, मैंने कुछ यहाँ पर लिख दिया है, उसके बाद H2 है, कुछ लिख दिया है। ये यहाँ पर काम नहीं कर रहा है, ये एरर है, क्योंकि ये 2 एलिमेंट को रिटर्न कर रहा है। अगर मैं चाहता हूँ इस दोनों को रिटर्न करना, तो कैसे कर सकते हैं? उसके लिए एक ही एलिमेंट होना चाहिए, या आप यहाँ पर div यूज़ कर लीजिए, ठीक है, या यहाँ पर आप फ्रेगमेंट यूज़ कर लीजिए, ठीक है। सो फ्रेगमेंट यूज़ करेंगे तो अननेसेसरी div के रैप से हम बच जाएंगे। अब यहाँ पर आप जितने भी H1 यूज़ कर कीजिए, जितने भी H2 यूज़ कीजिए, आप कर सकते हैं, क्योंकि ये आखिर में तो एक ही एलिमेंट है रैप करने के बाद, ठीक है। सो आयो फ्रेंड्स, आप ये याद रखिएगा, काफ़ी सारे लोग यहीं पर मिस्टेक करते हैं, वो नए नए सीख रहे होते तो। ओके देन, हो चुका है। अब सबसे पहले यहाँ पर हेडर लाते हैं। हेडर कैसे लाएंगे? तो अगर आपने इसके अंदर यहाँ पर कैपिटल में लिखे होंगे, ठीक है, तो आपको सजेशन मिल जाएगा, HEADER हेडर, ठीक है। हमें यहाँ पर सजेशन नहीं मिल रहा है, तो चलते हैं इसको हम कैपिटल करते हैं, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर हम कैमल केस को यूज करते हैं। ओके, अब इतना करने के बाद अब देखेंगे यहाँ पर क्या चेंजेस आया। HEA, और यहाँ पर हमें सजेशन नहीं मिल रहा है, HEADER, ओके, कैपिटल HEADER। तो यहाँ पर आपको सजेशन नहीं मिला, ठीक है। ओके देन, इसको अभी छोड़ते हैं, ठीक है। सजेशन क्यों नहीं आ रहा है हम उसके बारे में देखेंगे। हमें उसको यूज़ करना है, तो सबसे पहले ऊपर आएंगे, इंपोर्ट करेंगे, ठीक है, HEADR हेडर फ्रॉम, कहाँ से, प्लस कंपोनेंट स्लैश, यहाँ पर जो हेडर था, ओके, इसको फ्रॉम होगा, फ्रॉम। ओके, नाउ अब इस हेडर को आप यूज़ कर पाएंगे, HEADR हेडर, ठीक है, इस टाइप। तो नाउ आप ब्राउजर में जाके देखेंगे तो हमारा हेडर यहाँ पर आ गया होगा। तो कॉन्ग्रेचुलेसन, आपका फर्स्ट एरर आ चुका है, ठीक है। यहाँ पर मेनली हम एरर को ही देखेंगे, जिसके हाथ से आप और बेटर बन सकते हैं रिएक्ट में। ओके, सो नाउ एरर आप पढ़ लीजिए, फेल टू रिसॉल्व, यहाँ पर प्रॉब्लम है, मीन्स यहाँ पर हमने प्रॉब्लम किया है, ठीक है। फाइल का नाम तो कैपिटल S था, एंड यहाँ पर एक डॉट रखेंगे। ओके, तो नाउ लेट्स सी, दिस इज हेडर, ठीक है, आ चुका है। अब ये सेंटर में क्यों आ रहा है? क्योंकि यहाँ पर जो हमारा ग्लोबल index.css है, इसमें काफ़ी सारा हमारा CSS लिखा हुआ है ऑलरेडी, तो कोई बात नहीं, सबको हटाते हैं। देन आप देखेंगे दिस इज हेडर। ओके, तो नाउ वापस चलते app.jsx में, ठीक है। उसके बाद हमें क्या चाहिए, सेक्शन, एंड सेक्शन भी सजेशन में नहीं आ रहा है। मे बी इसमें 2 ही एरर हो सकता है, एक सेक्शन बड़ा नाम से होना चाहिए, ठीक है। लेट्स ट्राई। ओके देन, अब आ रहा है सजेशन में, ठीक है। पता नहीं पहले क्यों नहीं आ रहा था सेक्शन। आप देख रहे होंगे यहाँ पर हमें सजेशन मिल रहा है। इसके बाद से क्या होगा, जस्ट इंटर करेंगे, ऊपर वाला पार्ट हमें फिर से लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके, जस्ट आप इस टाइप से यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है। सो सजेशन में सिर्फ यहाँ पर कैपिटल लिखने से आ जाता है, यहाँ पर स्मॉल भी रहेगा तो चलेगा, ठीक है। एंड फर्स्ट में काम नहीं कर रहा था, आई डोंट नो व्हाई, समटाइम ये हो जाता है। आप रीस्टार्ट करेंगे अपने VS कोड को, देन ये काम करना शुरू हो जाता है। ओके देन, आप देखिए यहाँ पर हमारा सेक्शन भी आ चुका है। देन यार बार बार आप क्यों आ रहे हो, ठीक है। उसके बाद लास्ट का है फुटर, app.jsx के अंदर आते हैं और यहाँ पर हम फुटर को लिख सकते हैं। ओके, तो नाउ गायब हो चुका है, क्योंकि हमने ऊपर इंपोर्ट किया ही नहीं, ठीक है। काफ़ी नए स्टूडेंट जब रिएक्ट का प्रोजेक्ट बनाते हैं तो हमेशा 1-2 गलती कर देता है। क्या गलती होता है? एक तो यहाँ पर सही बात नहीं होता है, दूसरा
यहाँ पर कंपोनेंट यूज़ कर लेता है बट यहाँ पर इंपोर्ट नहीं किया होता है। ओके, सो इस टाइप से आपको एरर देखने को मिल जाएगा। काफ़ी बार कंट्रोल शिफ्ट आई, ठीक है, आपको नहीं पता चले क्या एरर है, यहाँ पर आकर आप कंसोल में आ सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको मिल जाएगा, देखिए फुटर इज़ नॉट डिफाइंड। इसका मतलब आप फुटर तो यूज़ कर ले बट ऊपर में डिफाइन ही नहीं है। तो यहाँ पर आकर कंट्रोल स्पेस प्रेस करेंगे एंड वन मिस्टेक हमने किया, यहाँ पर भी कैपिटल F करेंगे, कैपिटल हो जाओ, एंड यहाँ पर भी ओके। देन इसके अंदर आए, देन यहाँ आकर कंट्रोल स्पेस क्लिक करेंगे तो हमें सजेशन मिल जाएगा, देन इंटर। ओके, ऊपर इंपोर्ट हो चुका है एंड सेव कर लीजिए और यहाँ ये आपका हेडर सेक्शन फुटर भी आ चुका है। तो आई फ्रेंड्स, आप समझ गए होंगे इन सिंपल लैंग्वेज कंपोनेंट्स है क्या। ठीक है, कंपोनेंट्स पीसेस ऑफ कोड है जिसको हम ब्रेक करते हैं काफ़ी छोटे छोटे पार्ट में। ठीक है, जस्ट आप देख रहे होंगे इतना छोटा छोटा पार्ट में, एंड इन सब को हम एक जगह कंबाइन कर देते हैं। ओके, सो ये पीसेस ऑफ कोड ही कंपोनेंट्स है। ओके, सो देन अगर आप लोग यहाँ तक पहुँच गए तो यहाँ तक आप अपना एक पोर्टफोलियो वेबसाइट बना सकते हैं। इफ़ आपने HTML CSS में कोई भी प्रोजेक्ट बनाया होगा तो। ठीक है, जैसे हम वहाँ पर बनाते सारे एक ही पेज में। ठीक है, जब हम हेडर बनाते हैं, नैबर बनाते हैं, हीरो सेक्शन बनाते हैं, कॉन्टैक्ट सेक्शन, स्किल्स सेक्शन, कुछ भी, तो आप जस्ट कंपोनेंट में आइए, वहाँ पर सबको पार्ट में डिवाइड कर दिए। जिस आपको कॉपी पेस्ट करना है, जैसे मैंने हेडर कहाँ गया, हेडर। ठीक है, आपको अपने HTML फाइल से इफ़ आपने बनाया होगा देन लाइए कोड और कॉपी कर दीजिए। ओके, सो नाउ मैं आप लोग को जस्ट आपके सामने ही AI को यूज़ करके कुछ बना कर दिखाता हूँ। ओके, तो उसके लिए मुझे ब्राउज़र ओपन करना पड़ेगा। ठीक है, ब्राउज़र ओपन हो चुका है, देन कोपायलट ChatGPT को ओपन करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर मैं इसको प्रॉम्प्ट दूंगा, क्रिएट सिंपल पोर्टफोलियो वेबसाइट वेयर हेडर, हीरो सेक्शन, स्किल सेक्शन and footer there. Okay, then using HTML and CSS. ठीक है, ये थोड़ा सा टाइम ले रहा है, तब तक हम थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। सो नाउ आप देख रहे होंगे ChatGPT ने सारा कोड लिख दिया है। अब जस्ट हमें यहाँ पर कॉपी पेस्ट करना है। सो हेडर पार्ट हम यहाँ से उठाते हैं, कंट्रोल C करते हैं, अपने VS कोड में चलते हैं एंड हेडर के अंदर, ठीक है, यहाँ पर रख देते हैं। ओके, हो चुका है और कुछ नहीं। वापस से चलते हैं यहाँ पर। ठीक है, हीरो सेक्शन को कॉपी करते हैं, कंट्रोल C, उसके बाद हीरो सेक्शन मीन्स सेक्शन के अंदर आते हैं और यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं, कंट्रोल V। ठीक है, यहाँ पर हमारा दो सेक्शन है, एक हीरो सेक्शन है, स्किल सेक्शन है। ठीक है, सो यहाँ पर मैं इसको चेंज करूँगा, हीरो सेक्शन, इसको जस्ट कॉपी करते हैं और नीचे भी आपको रखना है, कंट्रोल V कंट्रोल S। ओके, अब जस्ट अभी क्या कर रहे हैं, हम नॉर्मल HTML और CSS का प्रोजेक्ट रिएक्ट में रख रहे हैं। ओके, और यहाँ पर क्या क्या चेंजेस करना पड़ेगा वो सब मैं आप लोग को बताऊंगा। अभी जस्ट आप इन सबको कॉपी पेस्ट कीजिए। ठीक है, ये क्या हो चुका है, ये स्किल सेक्शन हो चुका है। तो इस सेक्शन का नाम भी चेंज करता हूँ, हीरो सेक्शन। ठीक है, और यहाँ पर कह रहा है अपडेट इंपोर्ट फ्रॉम हीरो सेक्शन। ये कब आपको आएगा, इफ़ आप ऑलरेडी फाइल यूज़ कर ले अदर पेज में, जैसे हमने app.jsx में इसको इंपोर्ट किया था, नहीं, वहाँ पर कह रहा है क्या मैं खुद में खुद आपका ये सेटिंग मिला दूँ, यस ऑलवेज। ओके, यहाँ पर ऑलवेज में कर देना है। इससे क्या होगा, अब जब भी मीन्स ये मैंने बना लिया बट मुझे इसका नाम चेंज करना है, तो जस्ट मैं यहाँ पर नाम चेंज करूँगा और जहाँ पर हम इसको यूज़ कर लेंगे वहाँ पर भी उसका नाम चेंज हो जाएगा। ओके, देन लेट्स क्रिएट न्यू फाइल, स्किल सेक्शन .jsx, उसके बाद RAFCE। ठीक है, एंड आपको पता है कैपिटल क्या करना है, इस S को क्यों कैपिटल करना है, क्योंकि हमें सजेशन में मिले जिसके हेल्प से हम आसानी से कोई भी रिएक्ट एप्लीकेशन बना सकें। ओके, और कहाँ मुझे सेव करना चाहिए। ठीक है, आप यहाँ पर देख रहे होंगे, और यहाँ पर ऑटो इसने चेंज कर दिया। हमने यहाँ पर ओनली सेक्शन रखा हुआ था, नहीं, तो नाउ यहाँ पर हमें ये चेंज नहीं करेगा, ओनली पाथ चेंज करता है। तो मुझे यहाँ पर हीरो सेक्शन देना पड़ेगा, मोर अंडरस्टैंडेबल रहेगा, हीरो। ठीक है, कंट्रोल C, यहाँ पर कंट्रोल V। ठीक है, अभी जस्ट हमने क्या क्रिएट किया, स्किल सेक्शन। तो स्किल यहाँ पर सजेशन मिल चुका है, इंटर क्लिक कर दीजिए एंड इसको कंप्लीट कर दीजिए।
ओके, तो आपको मिल चुका है स्किल सेक्शन भी। देन अभी तो बाकी हमारा कोड कॉपी करना, लास्ट पार्ट क्या, फुटर। कंट्रोल सी, वापस से यहाँ से आते हैं एंड हियर इज अ फुटर यहाँ पर, और इन सबको हटाकर मैं फुटर पर रख देता हूँ। ओके देन कॉन्ग्रेचुलेसन, आपने सेटअप कर लिया है आपका फर्स्ट पोर्टफोलियो वेबसाइट इन रिएक्ट। ठीक है, तो ऐप के अंदर चलते हैं। ओके, सो यहाँ पर आपने ओनली HTML पार्ट को रखा है, नहीं CSS पार्ट तो रखा ही नहीं। CSS पार्ट को आते हैं, कॉपी करते होल एंड वापस से चलते, आप यहाँ index.css में रख दीजिए। ओके, तो ये index.css ग्लोबली काम करता है, क्यों, क्योंकि इसको हमने main.jsx में रखा हुआ है, यहाँ आप देख सकते हैं। ओके, सो app.jsx सारा चीज यहाँ से आ रहा है, index.css यहाँ से आ रहा है। बट काफी टाइम क्या होगा, नहीं मैं 2 लाइन का जो CSS लिख रहा हूँ वो ओनली फुटर में काम करना चाहिए, वो ओनली हेडर में काम करना चाहिए। उसके लिए हम क्या करेंगे, SRC के अंदर या आप एक CSS या स्टाइल नाम का फोल्डर बना दीजिए। अगर स्टाइल नाम का फोल्डर बना दीजिए और उसके अंदर लिखिए इफ, एक ही फाइल है, जस्ट मैं यहाँ पर जस्ट मेरा फुटर का CSS ओनली है। ठीक है, देन यहाँ पर मैंने जस्ट फुटर जो है उसका बैकग्राउंड कलर रेड रख रहा हूँ। ओके, नॉर्मल CSS है। देन मैं चाहता हूँ ये CSS ओनली फुटर के अंदर काम करे, तो क्या कर सकते हैं आप, अभी तो ये CSS किसी के अंदर काम नहीं कर रहा है क्योंकि इसको हमने यूज़ नहीं किया था, तो उसके लिए सिंपली यहाँ आप आ सकते हैं इम्पोर्ट। ठीक है, तो आप जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं जिस टाइप से यहाँ पर CSS को यूज़ किया है उसी टाइप से हम इम्पोर्ट कर देंगे और वो वहीं पर अप्लाई होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, इम्पोर्ट करने के बाद सिंपली कहाँ से आ रहा है, ये ./ रखने के बाद कहाँ से आ रहा है बताओ इन कमेंट में, footer.css। ओके, सो आप देखेंगे इसका कलर चेंज हो गया होगा। लेट्स सी, फुटर में कोई बैकग्राउंड कलर है। ओके, मैं यहाँ से बैकग्राउंड कलर हटा दूँ, तो ब्राउजर में कहाँ गया ब्राउजर। ओके, आप देखेंगे फुटर यहाँ पर, बट फुटर में कोई बैकग्राउंड कलर आया ही नहीं, क्लास डिडंट। ठीक है, काफ़ी सारा एरर आ रहा है, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं, ये CSS इसमें काम क्यों नहीं कर रहा। ओके, यहाँ पर देन ये यहाँ पर काम क्यों नहीं कर रहा है, क्योंकि अभी हम कंपोनेंट फोल्डर के अंदर है। सबसे पहले मुझे कंपोनेंट फोल्डर से बाहर आना पड़ेगा, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, डबल डॉट लगाऊंगा। ठीक है, डबल डॉट लगाते ही मैं फोल्डर से बाहर आ गया। उसके बाद अब मुझे footer.css मिल चुका है। देन आप देखेंगे ब्राउजर में ये काम करता है। ओके देन, सो अभी तक आपने क्या सीखा, अभी तक आपने नॉर्मल HTML को कॉपी पेस्ट करके अपने रिएक्ट प्रोजेक्ट में रखा है। उसके बाद सिंगल फाइल CSS को कनेक्ट करना सीखा है। उसके बाद ग्लोबल जो हमारा index.css है उसमें CSS रखकर सारे जगह वो CSS अप्लाई हो रहा है, वो भी सीखा है। तो आइए फ्रेंड्स, आपने काफ़ी सारा चीज़ सीख चुके हैं स्टार्टिंग में। सो आप जाइए नॉर्मल अपने HTML CSS प्रोजेक्ट को रिएक्ट प्रोजेक्ट बनाइए। सो फर्स्ट आपका यही रहेगा, ठीक है, जहाँ पर आपको लग रहा होगा मैं रिएक्ट सीख चुका हूँ, बट काफ़ी सारा चीज़ है यहाँ पर। ठीक है, ये जस्ट बेसिक पार्ट है। सो नाउ अब एरर की तरफ से फोकस करते हैं। जैसे आप लोग यहाँ पर देख रहे होंगे इनवैलिड डोम प्रॉपर्टी क्लास है और कह रहा है डिड यू मीन क्लास नेम। ठीक है, ये मतलब क्या हुआ इसका ये मतलब हुआ, नॉर्मली जब हम नॉर्मल HTML लिखते थे वहाँ पर हम क्लास यूज़ करते थे। ओके, बट जब हम रिएक्ट में आते हैं तो क्लास कीवर्ड जो होता है इन जावास्क्रिप्ट में वो किसी और काम के लिए यूज़ हो रहा होता है, सो हम वो यूज़ नहीं करते। देन उसके लिए यहाँ पर चेंज कर दिया है क्लास से क्लास नेम। तो इसको सॉल्व करने के लिए सिंपली आएंगे, ID टू ID सेम ही रहेगा, जहाँ पर भी क्लास यूज हुआ है, सॉरी कंपोनेंट के अंदर क्लास नेम यहाँ पर नहीं है, हेडर के अंदर नहीं है, हीरो सेक्शन के अंदर क्लास है, यहाँ पर एक क्लास है। तो सिंपली अगर एक ही है तो आप यहाँ पर मैनुअली कर सकते हैं। ठीक है, मैं ढूंढ रहा हूँ जहाँ पर बहुत सारा क्लास है। ओके, यहाँ पर बहुत सारा क्लास है, तो इसके लिए जस्ट सेलेक्ट करना है Ctrl F। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आना है, रिप्लेस कर देना है क्लास को क्लास नेम से। ओके, उसके बाद यहाँ पर क्लिक करेंगे रिप्लेस ऑल, देन सारा एक ही बार में क्लास नेम बन चुका है। ठीक है, एंड काफ़ी टाइम क्या होता है, हम क्लास को जब सिलेक्ट करेंगे अगर यहाँ पर भी क्लास होगा, नहीं यहाँ पर भी सिलेक्ट हो जाएगा, तो काफ़ी टाइम हम चाहते हैं नहीं मेरा ये कंटेंट का चेंज ना हो, ओनली पार्टिकुलर चेंज हो। उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए जस्ट उसको सिलेक्ट करते हैं, राइट क्लिक करते हैं। ठीक है, देन उसके बाद हम चेंज ऑल ऑकरेंस में क्लिक करते हैं। ठीक है, इससे क्या होता है वो सारा चीज़ सिलेक्ट हो गया है। ठीक है, अब मान लीजिए मुझे इसको चेंज नहीं करना है तो मैं ऑल्ट को प्रेस करके यहाँ पर क्लिक कर दूंगा, देन अब ये चेंज नहीं होगा। ओके देन, ये सब बेसिक चीज़ें थे जो आपको आना चाहिए। ओके,
देन क्लास से क्लास नेम चेंज हो चुका है। उसके बाद हीरो सेक्शन में क्लास है, ओके नहीं है। स्किल सेक्शन में जस्ट चेंज किया, नाउ एक बार रिवाइज, ओके। तो अब आप ब्राउजर में देखेंगे, सो देन रीलोड कर लीजिए तो एरर इज गायब, बाय बाय टाटा सी यू, एरर नहीं आ रहा है। एंड डाउनलोड द रिएक्ट डेव टूल, या इसके बारे में बाद में देखेंगे, ठीक है। एंड हमारा बेसिक पोर्टफोलियो वेबसाइट रेडी है, ओके। देन इस टाइम पे आप जाइए और अपना एक बेसिक पोर्टफोलियो वेबसाइट क्रिएट कीजिए, ओके। जहाँ पर मोड सेक्शन ऐड कीजिए, जहाँ प्रोजेक्ट आप अपना दिखाइए, ठीक है। वहाँ पर आप कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन रखिए, वहाँ पर आप अपना एजुकेशन रखिए, ठीक है। उससे एक अच्छा से बना लीजिए। सो नाउ थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं। सो नाउ इन सबको मैं क्लोज करता हूँ। सो नाउ हमने देख लिया है कंपोनेंट्स के बारे में, JSX के बारे में। अब पढ़ते प्रोप्स के बारे में। ये प्रोप्स है क्या? ये प्रोप्स होता है एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट में जब हमें डाटा ट्रांसफर करना होता है, वहाँ पर हम प्रोप्स को यूज़ करते हैं, ओके। सो जैसे मेरे पास डाटा अभी इंडेक्स कहाँ गया, app.jsx के अंदर मान लीजिए मेरा एक वेरिएबल बनाते हैं, कॉन्स्ट इजकल टू हेलो कुछ है, ठीक है। एंड और डबल कॉन्स्ट हो चुका है डाटा, ठीक है। तो मेरा एक डाटा है जो मेरे अभी app.jsx के पास है, उसको हमें भेजना है कहाँ पर, हेडर में, ठीक है। और यहाँ पर माय पोर्टफोलियो, ठीक है। ऐसे मुझे कुछ भी दिखाना है, ठीक है। जो डाटा यहाँ पर है, ठीक है, जो डाटा यहाँ पर है वो मुझे इसके अंदर लाना है, हेडर के अंदर लाना है। तो हम कैसे लाएंगे? तो उसके लिए प्रोप्स इंट्रोड्यूस हुआ था। वहाँ पर क्या होता है, जस्ट जिसके अंदर आप भेजना चाहते हैं वहाँ पर एक कुछ भी नेम रखिए, ठीक है, वेरिएबल नेम। तो मैं यहाँ पर डाटा ही रखता हूँ, इक्वल टू। उसके बाद अगर आपका स्ट्रिंग डाटा है तो नॉर्मल आप इस टाइप से भेज सकते हैं, ठीक है। मीन्स मैनुअल डिफाइन, मीन्स डाटा मैं यहाँ से भेज रहा हूँ, बट मुझे डाटा यहाँ से भेजना है। उसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पर इस टाइप से कवर कर दूँगा एक ऑब्जेक्ट में और डाटा को पास कर दूँगा, ठीक है। अब क्या होगा, अब ये जो डाटा है जो यहाँ पर है ये इसके अंदर आ चुका है और ये हमारा इसके अंदर आ चुका है, ठीक है। बट यूज़ कैसे कर रहे हैं? अब क्या हो रहा है, वहाँ से तो उसने भेज दिया डाटा, पर यहाँ तक अभी नहीं पहुँचा है। यहाँ तक पहुँचाने के लिए हम उस डाटा को यहाँ से एक्सेस करेंगे, ठीक है, प्रोप्स। अब वो डाटा इसके अंदर आ चुका है, ठीक है। अब ये है क्या, वहाँ पर हमने किस टाइप का डाटा पढ़ाया था, ऑब्जेक्ट टाइप का। तो अब ये एक ऑब्जेक्ट हो चुका है, ठीक है। अब मुझे इसमें से डाटा निकालना है, तो किस टाइप से निकाल सकते हैं? प्रोप्स एक ऑब्जेक्ट हो चुका है, तो प्रोप्स डॉट क्या था, डाटा। इस टाइप से हम डाटा निकाल सकते हो। तो मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर मुझे जावास्क्रिप्ट यूज करना है, तो उसके लिए मुझे कर्ली ब्रैकेट तो देना पड़ेगा, और इस टाइप से। तो नाउ अब ब्राउजर में देखेंगे तो हमें वो डाटा मिल रहा होगा। लेट्स सी इन ब्राउजर, हेलो मिल रहा है, ठीक है। तो जस्ट डाटा को चेंज करते हैं, समीर, ओके, माय पोर्टफोलियो समीर। देन यहाँ पर मैं कोड विद समीर लिखता हूँ, ओके। देन सो आई फ्रेंड्स, आप समझ गए होंगे प्रोप्स के बारे में भी। जब भी हमें डाटा एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट में ट्रांसफर करना होता है, वहाँ पर हम प्रोप्स का कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं। एंड उसको यूज़ कैसे करते हैं, जहाँ पर मुझे सेंड करना है उसके अंदर इस टाइप से डिफाइन करते हैं। यहाँ पर आप कौन सा भी अपना नेम रख सकते हैं, डाटा है, मैं यहाँ पर आईडी रख सकता हूँ, हेलो, हाय, बाय, जो भी मीनिंगफुल कुछ भी वर्ड यहाँ पर रख दीजिए। उसके बाद जो डाटा आप भेजना चाहते हैं उसको कर्ली ब्रैकेट में रैप करके उसके अंदर रख दीजिए और वो डाटा वहाँ पर चल जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पर आकर यहाँ कुछ भी रखेंगे तो ये किस टाइप का डाटा भेज रहे और वो उस टाइप का ये बन जाएगा, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट बन चुका है और ऑब्जेक्ट से मुझे कुछ भी निकालना है तो डॉट लगाकर एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। एंड इसी को थोड़ा सा शॉर्ट करके, इफ़ आपको डीस्ट्रक्चरिंग पता है, डीस्ट्रक्चरिंग, उससे ये मोर ईजी हो जाता है। हमें यहाँ पर डॉट लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, डायरेक्ट इसके अंदर ही डीस्ट्रक्चरिंग कर सकते हैं। नाउ अब यहाँ पर ओनली डाटा रखेंगे एंड उसको डायरेक्ट हम एक्सेस कर लेंगे, ठीक है। सो मेनी टाइम आप मेनी डेवलपर यही अप्रोच यूज़ करता है, ठीक है, डीस्ट्रक्चरिंग। ये थोड़ा सा शॉर्ट हो जाता है, आसान हो जाता है कोड लिखने में। अब यहाँ पर देखेंगे कोई भी एरर नहीं है, काम अच्छे से कर रहा है, ओके। देन तो आई फ्रेंड्स, आप समझ गए होंगे ये, ओके। तो यहाँ पर आपने काफ़ी सारा चीज़ें सीख लिया। रिएक्ट ऐप को कैसे क्रिएट करते हैं, उसमें फोल्डर स्ट्रक्चर क्या क्या है, उसमें हम कोड कैसे लिख सकते हैं, ठीक है।
देन उसके बाद हमने सीखा है JSX के बारे में, वो है क्या। उसके बाद हमने कंपोनेंट्स के बारे में जाना है, वो भी है क्या। उसके बाद हमने प्रोप्स के बारे में जाना है, ठीक है। एंड अभी React 19 चल रहा है, ठीक है। एंड ये सब हम यहाँ पर नहीं देंगे तो भी काम करेगा, ओके। सो अननेसेसरी कोड आपके फाइल में नहीं होना चाहिए। यही आपको बेस्ट कोडर या एक्सपीरियंस प्रोग्रामर बनाता है, या एक्सपीरियंस React डेवलपर बनाएगा। तो अनयूज कोड कुछ भी यहाँ पर नहीं होना चाहिए, क्योंकि आगे जाकर हम टाइपस्क्रिप्ट पढ़ने वाले हैं, ओके। इस वीडियो में नहीं पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो में जो हम नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे उसमें पढ़ेंगे। वहाँ पर अगर आपका कोई भी एक अनयूज कोड होगा, देन वहाँ पर आपको इरोर नहीं, वार्निंग इरोर टाइप शो कर देगा इन प्रोडक्शन। तो नाउ ये सब हो चुका है, तो आगे बढ़ते हैं। तो नाउ अभी तक हमने इंट्रोडक्शन हो चुका है, सेटिंग हो चुका है, इन तीनों के बारे में जान लिए। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, ठीक है। यहाँ से हमारा मेन चीज़ शुरू होता है इन रिएक्ट में, ओके। स्टेट मैनेजमेंट विथ यूज स्टेट एंड यूज इफेक्ट, ओके। लेट्स गो VS कोड, सबको क्लोज करते हैं। अभी सारा चीज़ यहीं से हो रहा है। तब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, एक न्यू फाइल बनाऊँगा, ठीक है, जहाँ पर हम रखेंगे app2.jsx, ठीक है। अब इसको कनेक्ट कहाँ पर, यहाँ पर करना पड़ेगा। आप देख लेंगे ऐप यहाँ पर है, तो app2 को भी कनेक्ट, तो इसको कमेंट करते हैं, क्योंकि अभी हमें इसको नहीं यूज़ करना है, सेकेंड में यूज़ करना है। ऐप आपको दिख रहा होगा, सजेशन तो आया नहीं क्योंकि इसके अंदर कुछ है ही नहीं। तो RAFC, उसके बाद कैपिटल ऑलरेडी है, ठीक है। इसके अंदर आएंगे, अब कंट्रोल स्पेस करेंगे, ऐप2 आ चुका है, इंटर करेंगे, आ चुका है, ठीक है। एंड इसको कंप्लीट करो, ओके। एंड आपको ये दिख रहा होगा इरोर टाइप, क्यों, तो पहले इसको कमेंट करते हैं। तो फर्स्ट होवर करिए, पता चल जाएगा इनवैलिड कैरेक्टर, ओके, हमने गलत स्लैश रख दिया है, ओके। एंड ब्राउजर में जाके देखेंगे खाली है, ऐप2 दिख रहा है क्योंकि इसके अंदर ऐप2 हमने रखा है, ओके। देन यूज स्टेट के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। और सिंपली जब भी हमें रिएक्ट के ऐप के अंदर कोई भी वेरिएबल बनाना हो, ठीक है, उसके लिए हम यूज स्टेट यूज करते हैं। वाई, आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा, नॉर्मली टाइप का हम बना सकते वेरिएबल, जस्ट लेट फर्स्ट इक्वल टू 1, ठीक है, कॉन्स्ट नम इक्वल टू समथिंग। ये तो वेरिएबल बन चुका है नहीं, तो इसको हम डिस्प्ले भी करा सकते हैं। यस, ऑब्वियसली आप डिस्प्ले भी करा सकते हैं, वेरिएबल है, देन यू कैन नो। देन इसको आप ब्राउजर में देख सकते हैं, ये अच्छे से काम कर रहा है। जूम कर दो, 1 आ रहा है, ठीक है। नाउ वापस आते हैं। देन यूज स्टेट की क्यों जरूरत पड़ेगी, यूज स्टेट की इसलिए जरूरत पड़ेगी क्योंकि लेट्स आई शो यू समथिंग। सिंपली काउंटर ऐप बनाते हैं, ओके। यहाँ से आपको सारा कॉन्सेप्ट ही दूर हो जाएगा, ठीक है। लेट काउंट इक्वल टू 0, ओके। देन काउंट को डिस्प्ले कराओ, हो रहा है डिस्प्ले परफेक्टली। देन काउंट को जब मुझे इंक्रीज करना है, ठीक है, सो उसके लिए एक बटन भी होना चाहिए। एक काम करता हूँ, Ctrl+X, एक H1 बनाते हैं, उसके अंदर ये रख देते हैं, एंड एक बटन बना लेते हैं, ठीक है। सो इंक्रीज आ गया। सो नाउ अब इसको क्लिक करने के बाद इंक्रीज होना चाहिए, तो एक फंक्शन बना लेते हैं, ठीक है। तो कॉन्स्ट एरो फंक्शन ही बनाते हैं, इंक्रीज वैल्यू, उसके बाद एरो फंक्शन, ठीक है। जब भी हम इसको क्लिक करेंगे तो क्या होगा, काउंट को इंक्रीज कर दो, नहीं यही तो करना है। एंड जब भी इंक्रीज हो जाए, मैं इसको कंसोल में भी देखना चाहूँ, ओके। तो नाउ जब भी हम बटन को प्रेस करेंगे तो ये फंक्शन चलना चाहिए, तो उसके लिए हम यहाँ पर यूज करेंगे ऑन क्लिक, ऑन प्ले नॉट ऑन क्लिक, एंड उसके अंदर इंक्रीमेंट वैल्यू इंक्रीज वैल्यू का फंक्शन रख देंगे, ओके। जब इसको क्लिक करेंगे ये कॉल होगा, देन ये इंक्रीज होना चाहिए। जब ये इंक्रीज होगा तो ये हमें डिस्प्ले होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर हम डिस्प्ले कर रहे हैं, ओके। देन अब देखिए मैं क्लिक कर रहा हूँ, इंक्रीज तो हो नहीं रहा है, बट आप कंसोल में देखेंगे, आई होप आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर ये इंक्रीज हो रहा है। फिर से करेंगे, ट्रू हो रहा है, बट ये इंक्रीज नहीं हो रहा है, ठीक है। सो यही प्रॉब्लम आ रहा है। जब हम रिएक्ट यूज कर रहे हैं तो रिएक्ट कह रहा है अगर आप कुछ भी चेंज कराना चाहते हैं स्टेट के अंदर,
ठीक है, मीन्स यूआई में डिस्प्ले कराना चाहते हैं, उसको चेंजेस कराना चाहते हैं, तो हमारे अकॉर्डिंग चलो, आपके अकॉर्डिंग हम नहीं चलेंगे क्योंकि हम रिएक्ट है। ओके, सो इसलिए यहाँ पर यूज स्टेट इंट्रोड्यूस हुआ है, तो इसको कमेंट करते हैं। तो नाउ यूज स्टेट क्रिएट करने के लिए बहुत सिंपल है, कॉन्स्ट यूज करेंगे, आप लेट भी यूज कर सकते हैं बट कॉन्स्ट इज बेनिफिशियल, कॉन्स्ट। इसके बाद ये एरे फंक्शन, एरे बॉक्स, स्क्वायर बॉक्स। अब इसके अंदर दो चीज़ होगा, एक वेरिएबल और एक फंक्शन, सेट काउंट, ठीक है। सो मेनली जो सेकेंड में हम जो भी लिखेंगे वहाँ पर सेट यूज़ करते हैं, क्योंकि नॉर्मली ये फंक्शन है और उसको कुछ सेट करने के लिए ही करते हैं, इसलिए यहाँ पर सेट काउंट, ठीक है। इसके बाद इक्वल टू यूज स्टेट, ठीक है। तो ये हमारा यूज स्टेट हो चुका है। फर्स्ट में जो है हमारा नॉर्मल वेरिएबल है, सेकेंड में एक फंक्शन है, एंड ये यूज स्टेट जो हम यूज़ करते हैं, ठीक है। अगर मैं इसका डिफ़ॉल्ट वैल्यू रखना चाहूँ 0, तो हम यहाँ पर जो भी रखेंगे तो ये इसके अंदर आकर स्टोर हो जाएगा, ठीक है। तो आप देखेंगे ब्राउज़र में अभी हमारा डिफ़ॉल्ट वैल्यू 0 है। इफ़ मैं यहाँ पर 10 कर दूँ तो हमारा 10 हो चुका। ओके, सो आई होप यू अंडरस्टैंड। नाउ वापस बढ़ते हैं। अब इंक्रीज तो कर दिया है, वो कॉल भी कर रहा है, अब मुझे काउंट को इंक्रीज करना है, ठीक है। तो क्योंकि यहाँ पर कॉन्स्ट है तो कहेगा कि आप कॉन्स्ट वैल्यू को इंक्रीज नहीं कर सकते। देखिए यहाँ पर असाइनमेंट टू कॉन्स्ट वेरिएबल एट इंक्रीज मीन्स वही एरर है, तो इससे हम इंक्रीज कर पाएंगे। कंट्रोल सी, इन सबको हटाओ, कंट्रोल। इसके अंदर ये एक फंक्शन है, इसके अंदर हम काउंट पास करेंगे और कर देंगे +1 टोटल। ओके, तो नाउ अब इंक्रीज करेंगे, अब देखेंगे इंक्रीज हो रहा है मजे से। नहीं, इसको रीलोड कर दीजिए, ये आपको एरर दिख रहा होगा। अभी रो रहा है नहीं है, एंड हमारा काम कर रहा है। ओके देन आयो फ्रेंड्स, आप समझ गए होंगे यूज स्टेट को हम क्यों यूज करते हैं, ठीक है। फ्रंट एंड में जब भी कुछ भी अपडेट कराना हो देन हम यूज स्टेट यूज करते हैं। एंड एक और चीज़, ठीक है, ये थोड़ा सा एडवांस पार्ट के लिए है बट मैं आपको अभी बता देता हूँ। जब भी ये यूज स्टेट में ये चेंज हो रहा है तो ये क्या कर रहा है, जो ये पेज का जितने भी कोड है वो रीलोड हो रहा है। ओके, तो ये आपको दिखेगा नहीं अभी, बट मैं आपको जस्ट बता दे रहा हूँ। जब भी यहाँ पर अगर बहुत सारा यूज स्टेट हो, मान लीजिए 10 यूज स्टेट हो, उसमें से कोई भी एक चेंज होगा तो ये पूरा अपडेट होगा। ओके, तो जस्ट रिमेंबर इट, इसको हम आगे देखेंगे इससे क्या फ़र्क पड़ता है हमारे पेजेस में। ओके, तो आई फ्रेंड्स आप समझ गए होंगे। तो ये आपका एक न्यू टास्क यहाँ पर आपको असाइन कर रहा हूँ। जस्ट मैं अभी इंक्रीज कर रहा हूँ, आप एक और बटन रखिए जिससे डिक्रीज करिए, एक और बटन रखिए जिससे आप न्यूट्रल करिए, मीन्स 0 पर ला दीजिए। काफ़ी सिंपल रहेगा। एक और फंक्शन बनाइए, ठीक है, इसके अंदर काउंट को क्या 0 करना है, नहीं, यहाँ पर आप अगर 0 रख देंगे, मैं इंक्रीज कर रहा हूँ तो 0 हो जाए, ठीक है। 0 के लिए काफ़ी ईजी है। आपको माइनस में करना है तो काउंट को जस्ट माइनस कर दीजिए 1 और ये माइनस होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। अभी हम प्लस में ही रहेंगे देंगे। ओके देन इसको अब अच्छे से बनाए, थोड़ा यूआई भी रखिए अच्छे से, ठीक है, डिजाइन करके। देन आपका फर्स्ट प्रोजेक्ट इज कंप्लीट हो गया। नहीं, यहाँ पर हमने टोटल 2 प्रोजेक्ट बनाए, एक पर्सनल पोर्टफोलियो वेबसाइट और एक ये। सो नाउ आयो फ्रेंड्स, आप यूज स्टेट के बारे में समझ गए होंगे। यूज स्टेट में मोर सारा चीज़ है, इसमें हम फॉर्म को कैसे हैंडल करेंगे, मोर सारा चीज़ लॉजिक कैसे लिखेंगे वो हम आगे आने वाले में पढ़ेंगे। ओके, सो नाउ यूज स्टेट इज कंप्लीट। यूज इफेक्ट के बारे में जानते हैं, एंड वन थिंग्स, इसको हुक कहते हैं, ठीक है। इन रिएक्ट में यूज स्टेट, यूज इफेक्ट, ठीक है, इतना वाले सारा चीज़ है, उसको हुक कहते हो। एंड वो हुक किसी किसी ना काम के लिए बना होता है। तो नाउ अब यूज इफेक्ट, ठीक है, ये भी एक फंक्शन टाइप से। एंड जब भी हम यूज इफेक्ट यूज़ करेंगे, यूज स्टेट यूज़ करेंगे, ऊपर देखेंगे यहाँ पर इंपोर्ट हुआ होता है, ठीक है। काफ़ी नए नए स्टूडेंट ये भी मिस्टेक करते हैं कि यहाँ पर तो यूज़ कर रहे होते हैं बट यहाँ पर इंपोर्ट नहीं कर रहे होते हैं, ठीक है। एंड रिएक्ट का भी कोई काम नहीं है। तो नाउ आगे बढ़े। अब इसके अंदर एक कॉल बैक, ओके, एंड उसके बाद यहाँ पर एक डिपेंडेंसी, एक कॉल बैक एंड उसके अंदर एक डिपेंडेंसी। ये किस लिए काम आता है, ये जब भी हम पेज को रीलोड करते हैं वहाँ पर ही कुछ रन कराना चाहते हैं उसके लिए। जैसे मैं पेज को रीलोड कर रहा हूँ और यहाँ पर कुछ डाटा हो ऑलरेडी, जैसे एपीआई हो, एपीआई से डाटा कॉल हो जाए, तो उसके लिए हम यहाँ पर इस टाइप से यूज़ करते हैं। ओके, आई शो यू। जैसे जब भी ये रीलोड हो जाए
तो क्या हो, ये काउंट का वैल्यू मेरा 10 डिस्प्ले होना चाहिए। तो हम काउंट का वैल्यू 10 यहाँ पर सेट कर सकते हैं, कंट्रोल P 10। ओके, सो आप यहाँ पर देखेंगे हमारा रीलोड करने पर 10 आ चुका है। ठीक है, जब भी रीलोड करूँगा ये 10 आ गया, यहाँ से 10 ही से शुरू होगा, फिर से मैं रीलोड करूँगा 10 आ गया। तो आइए फ्रेंड्स, आप समझ गए होंगे जब भी हम कुछ रीलोड करेंगे देन वो काम करेगा। अगर आप यहाँ पर हटा देंगे, इससे क्या होगा, इसके अंदर जब भी यहाँ पर यूज स्टेट है, ठीक है, जब भी इसके अंदर कुछ चेंज होगा तो ये रीरन करने लगेगा। तो अभी तो ये काम नहीं करेगा। ठीक है, जस्ट मैं कंसोल करके कुछ दिखाता हूँ, console.log हेलो। ठीक है, एक बार प्रिंट हुआ, अब मैं चेंज कर रहा हूँ, फिर से ये प्रिंट हुआ। ठीक है, जब भी मैं इसको चेंज करूँगा, यूज स्टेट जितने भी यूज स्टेट होंगे अगर चेंज हो रहा होगा तो हमारा विदाउट डिपेंडेंसी वाला यूज इफेक्ट कॉल हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर हम थ्री टाइप से हम यूज इफेक्ट को यूज़ कर सकते हैं। एक विदाउट डिपेंडेंसी, एक विद डिपेंडेंसी, ठीक है, एक डिपेंडेंसी विथ कुछ वैल्यू। ओके, सो विदाउट डिपेंडेंसी में क्या प्रॉब्लम है, जब भी कोई भी यूज स्टेट चेंज हो रहा होता है उसके अंदर जो भी फंक्शन होगा वो कुछ भी होगा वो कॉल होगा। डिपेंडेंसी वाला क्या होता है, जब भी पेज रीलोड हो ओनली देन चले। एंड डिपेंडेंसी वाला में क्या होता है, मीन्स कुछ यहाँ पर वैल्यू जब हो, जैसे मैं यहाँ पर काउंट रख रहा हूँ, इससे क्या हो, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पर इसको चेंज कर, फर्स्ट ऑफ ऑल रीलोड हो देन वो चले, देन जब भी यूज स्टेट चेंज हो, मीन्स जो भी यहाँ पर रखा है इसके अंदर कुछ भी वैल्यू चेंज हो देन ये फिर से चलेगा। ठीक है, ये फिर से चल रहा है, आप हेलो देख रहे हैं, बार बार प्रिंट हो रहा है नहीं। तो आई फ्रेंड्स, आप समझ गए होंगे यूज इफेक्ट के बारे में। ठीक है, अब इससे कुछ प्रोजेक्ट बनाएंगे देन आपको मोर समझ में आएगा। ओके, सो ये जस्ट इंट्रोडक्शन पार्ट था, अभी के लिए कमेंट करते हैं। सो नाउ फर्स्ट पार्ट इज कंप्लीट, यहाँ पर आते हैं। ठीक है, रिएक्ट का बेसिक एंड कंपोनेंट्स पार्ट कंप्लीट हो चुका है। सो नाउ अब सेकेंड पार्ट में चलते हैं, एंड यहाँ पर आपको काफ़ी मजा आने वाला है, क्योंकि यहाँ पर प्रोजेक्ट भी बनाएंगे जहाँ पर आपको बहुत सारी चीज़ सीखने को मिलेगा। सो आई थिंक ये वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो चुका है, ठीक है, बेसिक पार्ट में। सो सेकेंड वीडियो में एडवांस फीचर एंड प्रोजेक्ट आने वाला है। तो तब तक आई होप फ्रेंड्स आप सीख गए होंगे बेसिक ऑफ रिएक्ट। सो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और कमेंट में बताना ना भूलिए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। ओके, तो थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।